अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और सबसे पहले बात कर लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट शुरू हो रहा है कल, और उसके साथ साथ जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कह दिया है कि अगर खान साहब तक रसाई ना दी गई तो हम धरना करेंगे, डी चौक तक आएंगे। हमाद अजहर साहब हों तो वो इस तरह के खिताबात दे रहे हैं, खुतबे दे रहे हैं कि जो वहाँ नहीं कल पहुँचा इस्लामाबाद में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन है, या वो रुकन रहेगा ना उसका मेंबर रहेगा और ना ही उसकी रुकनीत बल्कि मुअत्तल हो जाएगी। तो हमाद अजहर साहब खुद पहुँच पाएंगे या नहीं, गंडापुर साहब पहुँच पाएंगे या नहीं, ये सारे सवालात हैं जो जवाब में तलब हैं। लेकिन इसके साथ साथ ज़ाहिर पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि हमने डेफिनेटली IMF का लोन हमने हासिल किया, $7 बिलियन लोन जो हमने उनसे मांगा था। हालांकि उसमें कुछ हमें बिटर पिल्स भी सॉलो करनी पड़ी, लेकिन हमने वो की। और उसके बाद हमने देखा कि आमद ही आमद है मेहमानों की। पहले मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए डेलीगेशन लेकर, MOU साइन हुए, उसके बाद सऊदी अरेबिया आया, उसके बाद सऊदी अरेबिया के 130 जो थे इन्वेस्टर्स वो तशरीफ़ लाए। अब जो है ये ज़ाहिर 10 ममालिक से लोग आए हैं, एक पाकिस्तान है तो 9 ममालिक से लोग आए हैं। यहाँ तक कि जयशंकर साहब जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के, वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। और एक जो बहुत अच्छी खबर है वो ये भी है कि चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आज अपना बायलैटरल विजिट किया है। आज वो तशरीफ़ लाए हैं, ग्वादर एयरपोर्ट का एक वर्चुअल जिसको कहते हैं इनॉग्रेशन किया है, और बहुत सारे MOUs पे साइन भी हुआ है। तो दैट सेड इट ऑल लुक्स वेरी वेल। लेकिन ये सब कुछ ऑन द टेबल है। जो अंडर द टेबल हो रहा है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज, जिस पर अब तक रजामंदी नहीं जाहिर की है तमाम पार्टीज ने। हर किसी की अलग अलग बात है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बज़िद हैं। किस तरह, सुनिए। बीबी ने वादा किया कि मैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल दरामद करूंगी। समझते हो कि इससे बेहतर तो ना कोई दुनिया में जुडिशरी है, ना पाकिस्तान में इससे बेहतर चल सकते हैं। तो शाबाश। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हट। ओके, जो मुझे कह रहे हैं पीछे हटो, मैं उनको कह रहा हूँ तू पीछे हट। ओके। और उसके बाद फजल रहमान साहब ने कल कराची जाएंगे, बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलेंगे। शायद मौलाना साहब खुद भी होस्ट करके तंग आ गए हैं, वो खुद भी कई मेहमान बने। अच्छी बात है। कल कराची, परसों इस्लामाबाद जहाँ वो, या लाहौर जहाँ वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। उसके बाद इस मुसव्वदे पर क्या कह रहे हैं, हम आंगी हो गई है जी। उसके बाद किस तरह मुसव्वदा मंजूर होगा, क्योंकि एक कहता है कोर्ट बनाओ, एक कहता है बेंच बनाओ, एक कहता है बेंच भी हम बनाएंगे, कोर्ट भी हम बनाएंगे। ये तमाम मामला तो चलते रहेंगे, लेकिन ऑन द टेबल जो हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं एजाज चौधरी साहब। एजाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि SCO में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, एनहांसिंग कोऑपरेशन सिक्योरिटी के हवाले से, फाइनेंशियल भी। ये बात भी हुई थी कि हमारे यहाँ तो फाइनेंशियल जिस तरह से होता है, लोन देना चाहिए एक दूसरे मुल्क को। इस सब के बावजूद जिस तरह CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा, जिस तरह इस्लामाबाद माशाल्लाह लाइटों से उन्होंने रोशन किया हुआ है, क्या आपको लगता है हमने पेपर वर्क भी किया हुआ है कि हमें किस तरह की चीजें मनमानी है इस समिट में? जी, मेरे ख्याल में दो तहें हैं इसकी। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान का बड़े अरसे के बाद किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस का मेजबानी करना, यानी 1997 के बाद कोई हेड ऑफ गवर्नमेंट लेवल पे, ये इन बिटवीन हमने इतने साल ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, इंटरनल इंस्टेबिलिटी पे गुजार दिए। इंटरनल इंस्टेबिलिटी तो किसी हद तक अभी भी है, लेकिन बहरहाल अब इतना एतमाद जरूर आ गया कि हम इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को करें। तो आज जो टीवी पे जो मैंने मनाजर देखे, तो मुझे तो सच्ची बात है बतौर शहरी अच्छा लगा कि चले, हम दूसरों के मुल्कों में जाते थे लेकिन अब उनको भी आना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है कि आ रहे हैं। इससे पहले भी जिस तरह भी आपने अपने इब्तिदाइया में कहा कि कुछ और भी मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हैं, इट इज ऑल ए वेलकम स्टेप। अच्छा, दूसरा इसका पहलू ये है कि आपने जिस तरह कहा कि इसके अंदर सब्सटेंटिव क्या है। सब्सटेंटिव दो चीजें हैं। एक तो जो SCO के अंदर होना है, वो नेचुरली वो तो सबके साथ इत्तेफाक राय से होगा। वो बात कर रहे हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी पे थोड़ा सा आगे करना चाहते हैं, कुछ तजारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ काउंटर टेरर पे कोऑपरेशन करना, ये तो अपनी जगह। फिर जो हाशिए पे जो बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं, वो भी बड़ी अहम होती हैं, क्योंकि 9 मुल्कों के आए हैं, वफूद आए हैं। चीन का तो आपने पहले खुद जिक्र कर दिया कि ये एक बहुत बड़ा मौका है कि चीन के साथ मिलकर वो CPEC जो आज से 9-10 साल पहले शुरू किया, उसमें एक नई रूप फूंकी जाए, क्योंकि बीच में से कई उतार चढ़ाव आए। तो वो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका है, इससे फायदा उठाना चाहिए।
और फिर रूस के साथ भी बातचीत तो बड़े अरसे से हो रही है, लेकिन कोई ठोस प्रोजेक्ट नहीं आया है। एक नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की वो बात तो करते थे, लेकिन जब भी मौका आता था तो वो अपनी एक ऐसी कंपनी लगा देते थे जिसपे सैंक्शंस थी, तो नेचुरली वो आगे चलता नहीं था मामला। लेकिन उनके साथ भी मिलकर कोई रास्ता मेरे ख्याल में आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो ओवरऑल पॉलिसी है कि तमाम मेजर पार्ट्स के साथ हमने रखना है ताल्लुकात, तो वो भी मेरे ख्याल में अच्छा होगा। और फिर आपने खुद ही कहा कि भारत के भी वजीर खारजा हैं, जी दूसरे लोग भी हैं, तो हाशिए की जो एक्टिविटी है ऑन दी साइड लाइन्स, ये भी मेरे ख्याल में बड़ी अहमियत की हामिल है। तो ओवरऑल मेरी बड़ी पॉजिटिव अप्रिसिएशन है इस सारी काविश और इवेंट की। सर, अब रूस की बात आपने की, तो रूस में ब्रिक्स का जो समिट होने जा रहा है अगले माह, उसमें भी पाकिस्तान ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है। आपको लग रहा है वो मेंबरशिप हमें हासिल हो जाएगी इस सब कुछ के बाद? उसके लिए हमें मेंबरशिप लेनी चाहिए, और मेरे ख्याल में चीन, रूस, ब्राजील तो खुली तौर पर इंडिया दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान को शामिल करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है ईरान, सऊदी अरेबिया जो मेंबर बन गए वो भी चाहेंगे, इजिप्ट, इथियोपिया भी कोई इतराज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इतराज अगर है तो वो हिंदुस्तान को है। तो ये एक मेरे ख्याल में जब सबकी तरफ से ये बात उठेगी तो हिंदुस्तान भी ज्यादा देर तक इसकी अपोजिशन नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान ब्रिक्स का एक नेचुरल पार्टनर है, लेकिन आपके इर्द गिर्द सारे जो ममालिक हैं, चीन है, शुमाल में मशरिक में हिंदुस्तान है, मगरिब में ईरान, ये सब के सब उसका हिस्सा बन गए हैं। तो पाकिस्तान तो एक नेचुरल इसके फिट इन होता है, तो होना तो चाहिए। इसकी सफारतकारी भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिक्स का फायदा उठना चाहिए। और मुमकिन है कि किसी हवाले से हिंदुस्तान को इस बात का ख्याल आ जाए कि उन्होंने हमसायों के साथ जो ताल्लुकात बिगाड़ रखे हुए हैं, तकरीबन सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं सबके साथ, तो ये उनके अपने प्रोफाइल के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगर ये उनको समझ आ जाए तो फिर मेरे ख्याल रास्ते और भी तेजी से खुल जाएंगे इसके। अच्छा, ये क्योंकि आज क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया बरखा दत्त साहिबा को, जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, आपको पता है फॉरेन जर्नलिस्ट आए हुए हैं इस इवेंट को कवर करने के लिए, और जाहिर है कि दे ऑल होप कि पाकिस्तान और इंडिया के कोई मामला बेहतर हो जाएंगे। आपकी नजर में ये जो जयशंकर साहब से मुलाकात होगी, विल इट्स बी स्ट्रिक्टली बिजनेस एंड SCO ओरिएंटेड, या यू थिंक के कोई बेहतर मामला बन सकेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कहा है कि हम ढूंढ लेंगे कोई मौका मोदी साहब के साथ बैठने के लिए जल्द। देखिए, ये पहले भी ये सियासी सतह के ऊपर ही मामला आगे बढ़ा था। अगर आपको याद हो तो मोदी साहब तो लाहौर भी तशरीफ ले आए, लेकिन अभी बादिल नजर में तो नजर नहीं आ रहा कि वो कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं। बल्कि जयशंकर साहब ने तो आने से पहले ये कह दिया था कि मैं मल्टीलैटरल इवेंट के लिए जा रहा हूँ, कोई दो तरफा बायलैटरल मीटिंग नहीं करूंगा। तो कोई ऐसा बड़ा अगर कोई कदम वो उठाएंगे तो वो बड़ी सियासी सतह के ऊपर होगा। वो फिर अगर उठाते हैं तो ये मेरे ख्याल में उनके लिए भी खुशाइंद होगा, पाकिस्तान के लिए भी होगा, खित्ते के लिए भी होगा। ठीक है, आखिर अच्छा आखिर में ये बता दिएगा चौधरी साहब, ये कि बेलारूस भी द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ SCO है, उससे क्या फवायद हासिल हो सकते हैं हमें? बेलारूस के हवाले से आप क्या देखते हैं? हमारी किस तरह की तिजारत है वहां पर, किस तरह की कोऑपरेशन मुमकिन है? मुझे जो याद पड़ता है कि ट्रैक्टर्स वहां से आया करते थे बेलारूस के, उनकी भी काफी हैं, लाइट इंजीनियरिंग गुड्स उनके पास भी काफी हैं जो आप उनके साथ तजारत कर सकते हैं। शायद उनको भी कुछ चीजें चाहिए हो। वैसे उनकी अपनी ज़राअत भी बहुत अच्छी है बेलारूस की। तो ये भी एक और जगह है, मंडी है। कई बार उसको इनडायरेक्टली भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप रूस के साथ जो सैंक्शंस वाली तजारत है उसको अवॉइड करने के लिए लोग कई बार उनके रास्ता भी लेते हैं। तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि सबसे अहम उनके साथ ताल्लुकात है हमारे, वो तो बहरहाल चीन के साथ हैं, और किसी हद तक जो है वो ईरान के साथ, रूस के साथ, ईरान के साथ हैं, सेंट्रल एशियंस के साथ हैं, ताजिकिस्तान। बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान एक दोबारा से जोर डाले कनेक्टिविटी के ऊपर और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर। बाकी सारे मुल्क बाय द वे बड़ी तेजी से डिजिटाइज कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को, हम थोड़ा पीछे हैं, हमें भी बहुत तेजी से उस तरफ जाना चाहिए। तो हम फिर कहीं ज्यादा मौके तजारत के
और कनेक्टिविटी के इन मुल्कों के साथ हासिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान को थोड़ा सा हमने देखा पिछले 2 सालों से कि वो एससीओ पे कुछ अपने सुस्त रवि का शिकार था। कई ऐसे सिग्नल्स हुए जिससे लगता था कि शायद वो ब्रिक्स को ज्यादा तवज्जो दे रहा है एससीओ की बारे में की लेकिन मेरा ख्याल है कि वो भी छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि मगरिब का, चूंकि वो मगरिब का इस वक्त बहुत ज्यादा बड़ा पार्टनर है। मगरिब को ये ख्याल था कि एससीओ मगरिब का जो कायम करदा वर्ल्ड ऑर्डर उसको खत्म करने के लिए या उसमें डंड डालने के लिए काम कर रहा है, लेकिन मगरिब को भी ज्यादा फिक्र इसलिए नहीं क्योंकि हिंदुस्तान जैसे मुल्क बैठे हुए हैं जो उनके साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे रखना चाहते हैं। सर, आप क्योंकि सेक्रेटरी खारजा रहे हैं, आपने ममालिक का दौरा किया है, आपने भी ऐसे समिट अटेंड किए होंगे, लेकिन अगर आप ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे एक हड़ताल की कॉल दी हुई है, जहाँ पे डी चौक पर आना है और जहाँ पे मीडिया को ये बताना है कि उनके बानी के साथ क्या क्या मजालिम हो रहे हैं, तो आपके नजदीक ये कोई अहम बात होगी या इग्नोर की जा सकती है? नहीं, इग्नोर की जा सकती है। तमाम डेमोक्रेसीज में ये ऐसा होता है कि अपोजिशन जो है वो एक खास पोजीशन लेती है, बड़ी हंगामा आराइयां भी होती हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जरा ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे ममालिक में ऐसा नहीं होता कि एन उस वक्त उसी जगह पे हड़ताल की कॉल दी जाए। लेकिन फिर भी एक शोर शराबा तो रहता है और सारे जो आने वाले लोग हैं उनको भी पता होता है इस बात का, तो वो इतना मार्जिन रखते हैं, वरना तो वो आए ही ना अगर उनको इतना ज्यादा हो। चले ठीक है, पीटीआई को कबूल है, टेररिज्म कबूल नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना हमारी रहनुमाई फरमाई। और अब की तरफ के बाद वापस आएंगे तो ये जो मुसव्विदे जमा हो रहे हैं और इनमें हम आहंगी आ रही है, एक्चुअली में हम आहंगी कैसे आ सकती है? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगेन डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल के बाहर, क्या अंदर जाने तक की रसाई मिलेगी? क्या वजीर दाखिला के दिल में कुछ नरमी पैदा होगी कि जो खत लिखा है बैरिस्टर गौहर साहब ने, अब एप्लीकेशन दी है कि हमें बानी पीटीआई से मिलने दिया जाए, कुछ खबरें उनकी सेहत के हवाले से नहीं ठीक आ रही, तो क्या हुकूमत थोड़ी मैच्योरिटी का इजहार करते हुए क्या ये इजाज़त दे सकती थी? खैर, कहने की बात तो है कि दे सकती थी, लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस बात पे डंडोरा पीटती? वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद। जी, कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो इन फुल स्विंग होगा, कल उसका इफ्तिताह हो जाएगा। हमने ऑल द टेबल के ऊपर जो सारा कुछ हो रहा है वो हमने आपसे बात की थी ब्रेक से पहले, लेकिन टेबल के नीचे जो रात के अंधेरे में जो मुसव्विदा कानून पास कराया जा रहा था जिसको रोक लिया मौलाना साहब ने, वो अब क्या रूप इख्तियार कर गया है और आगे जाके इसका क्या रुख हमें नजर आएगा, क्या किस रूप में सामने आएगा? आईनी बेंच बनेगा या आईनी कोर्ट बनेगा? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो आज हारी कार्ड, हारी पैकेज देते वक्त उन्होंने बहुत ही बिग्राजिंगली बल्कि कहा है कि जिन्होंने मुझे कहा है कि पीछे हटो, मैंने उनको कहा है तुम पीछे हटो। इसका मतलब है कि वो आईनी कोर्ट तो बनेगी, लेकिन कल मौलाना साहब जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उस पर भी बात करनी है। और ऑफ कोर्स कल पीटीआई ने भी कॉल दी हुई है कि अगर इमरान खान साहब तक रसाई नहीं मिली तो हम हड़ताल हर सूरत करेंगे। गंडापुर साहब इज़ ऑल प्रिपेयर्ड इन केपी, और ऑफ कोर्स हमाद अजहर साहब भी बहुत ही इस वक्त एक्साइटेड लग रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा उसकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया जाएगा। इस पर हम मज़ीद बात ही रहेंगे। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बहुत सारी सियासी जमातों से रब्ता भी रखा है, रहे भी हैं पार्टीज में। वाज चौधरी साहब, नोबडी नोज पॉलिटिक्स लाइक यू डू, जरा फरमाइएगा कि मुलाकात होने देंगे? डॉक्टर्स की टीम तो पहुंच गई अडियाला के बाहर, 2 घंटे हो गए, लेकिन मुलाकात होगी कि नहीं? मुझे तो लगता है कि मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि जो डॉक्टर हैं शौकत खानम के बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, वो अमेरिका में थे, तो उनको अमेरिका में मैसेज दिया गया कि आप वापस पहुंचे, तो वो आपसे कुछ देर पहले जो है वो एयरपोर्ट पे लैंड किए हैं आज। तो जाहिर है कि अगर अमेरिका से बुलाया है और वो सारा करके सर बुलाया किसने? सर बुलाया किसने? उनको तो जाहिर है पार्टी नहीं कहा है, लेकिन जब पार्टी नहीं कहा है तो फिर होगा ना। अच्छा ठीक है। सो यानी वजीर दाखिला को जो लेटर लिखना था वो, मतलब वो जो एप्लीकेशन जमा कराई वो काम कर गई? लग रहा है हो जाएगा, उम्मीद है मुझे कि काफी हो जाएगा। और ना हो तो कितनी बेवकूफाना बात है ऐसा ना, कि आप देखिए कि वो क्या मतलब पीटीआई क्या कह रही है। वो कह रही थी एक हमें इमरान खान को सिर्फ उनको डॉक्टर जाके मिल ले, बता दे कि वो खैरियत से हैं, बिल्कुल सही है, तो बाकी फिर हम 18 के बाद कर लेंगे। इसमें क्या क़यामत आ गई है। पहले भी अगर आप देखें मौलाना फजलुर रहमान का आपको अगर याद हो, वो कह रहे थे जी कि गवर्नमेंट कह दे कि जो ये अमेंडमेंट्स हैं ये हम एससीओ के बाद टेकअप करेंगे। गवर्नमेंट ने एससीओ के बाद जो है वो
ऐसी से पहले टेकअप भी नहीं की और अनाउंस भी नहीं किया, तो वो पहले वाला जो इज्तिमा है, धरना है, वो भी ना होता। सो आई डोंट नो हु इज रनिंग द गवर्नमेंट राइट नाउ। कोई सेंस नहीं है बिल्कुल उनमें। आई थिंक एवरीवन इज रनिंग देयर ओन डायरेक्शन इन देयर ओन डायरेक्शन। लेकिन एक जिद की भी एक वो है ना कि मैंने नहीं माननी। कल ख्वाजा साहब कह रहे थे जब नवाज शरीफ साहब की बेगम बीमार थी तो उनको भी फोन नहीं दिया गया था। आई मीन आई एम गोइंग टू क्विड प्रो को चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप मेरे साथ बुरे थे तो मैं आपसे उससे भी बुरा होऊंगा। बस यही चल रहा है जी सारा पाकिस्तान। इतना तो किसी ने भी नहीं किया, किसी ने। तो ऐसे कहानियां बना लें तो लहदा बात है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि नवाज शरीफ तो जिस तरह से जेल में रहे हैं या जो रहे हैं वो आपके सामने है, और वो हर एक को पता है कि वो भी नहीं होना चाहिए था। आई थिंक ही वाज इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मैं तो बड़ा इसका हामी था कि उनको हम जाती उम्रा में हाउस अरेस्ट करें। मरियम नवाज को तो बिल्कुल भी जेल भेजने के नहीं था, लेकिन बहरहाल अब वो हो गया। लेकिन इतना बुरी जेल जिस तरह की इमरान खान को या हम लोगों के साथ जो हुआ है, वो तो बिल्कुल उसके तो बिल्कुल कोई भी नून लीग के लोग करीब भी नहीं है उसके। तो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जो ये बातें कर। अच्छा ये बताइएगा फवाद साहब, क्योंकि आपने कहा डॉक्टर आसिम को अमेरिका से बुलाया गया है, तो क्या ही अच्छा होता कि साहिबजादा साहब और गौहर खान साहब मिलना चाह रहे थे, उनकी मुलाकात करा देते। क्या इसमें कोई सियासी वजूहात भी होंगी कि सिर्फ डॉक्टर मिले और ये गौहर खान साहब साहिबजादा साहब ना मिले, हालांकि दोनों ही एंटी धरना है? नहीं, इनको मिलते भी तो इनके लोगों ने यकीन नहीं करना था ना, तो फायदा नहीं था इनका मिलने का ना मिलने का। और हुकूमत बेसिकली तो यही चाहती है, ये कोई नया इनका यही है कि आप जब उनको कर देंगे, इनकम्युनिकेटो कर देंगे, तो वो पता नहीं फिर क्या हो जाएगा। हालांकि उसका उल्टा इफेक्ट होगा, उससे और ज्यादा रिजेंटमेंट लोगों में बढ़ेगी, अफवाहें बढ़ेंगी कि पता नहीं क्या हो गया है। और आई थिंक कभी भी आजकल के दौर में ओपननेस इज द पॉलिसी। इसको जो जब इनकम्युनिकेटो आप करते हैं या सेंसरशिप्स करते हैं, उसके नतीजे में आपके यहाँ ज्यादा अफरा तफरी पैदा होती है। लेकिन मुझे तो अगर मैं हुकूमत में हूँ, मेरी क्या ख्वाहिश होनी चाहिए? मेरी ख्वाहिश तो होनी चाहिए कि अमन रहे, स्टेबिलिटी रहे, रोज लोग जो है वो प्रोटेस्ट पे ना आ रहे हों, एक नजर आए कि हुकूमत अमन सुकून से चल रहा है। ये हुकूमत ही रोज को चाबी दे देती है, जिससे मुल्क में लगता है कि अफरा तफरी है, बेड़ा गर्क हो गया है, कभी उठा के कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे। अभी आईनी तरमीम को ले लें, मतलब जजों को भी इन्होंने जो है टक्कर मारनी है, वकीलों को भी टक्कर मारनी है, इन्होंने जो है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी जो है वो पर्सनलाइज लड़नी है। सो कैसे स्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान में? तो दिन ब दिन आप और नीचे दलदल में घुसते जा रहे हैं। अच्छा, ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अगर हम बात करें 26वीं तरमीम की, अब जो पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा है उसमें तो बड़ा क्लियर है कि 184(3) को अबॉलिश करें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो फैसला करेगी वो आखिरी फैसला होगा, उस पर कोई अपील नहीं हो सकती। और ये भी कि एक कमीशन बनाया जाएगा हुकूमत का या ऑपोजिशन और हुकूमत एलीट का, कि वो अपॉइंट करेंगे जजेस को। ये तो पीपल्स पार्टी का आइडिया है। लेकिन एक तो वो जिन्ना साहब का ख्वाब भी हो गया, बीबी शहीद के बाद जिन्ना साहब का ख्वाब अगर था तो भुट्टो साहब डाल देते 73 के आइन में इसको। नहीं, वो तो जाहिर है बिलावल साहब ने कभी तो पढ़ा नहीं है, और उनको जिस किसी ने कहा ऐसे ही बात कर दी। तो 1931 में तो हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम कोर्ट थी ही नहीं, प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी जहां हाई कोर्ट्स की अपीलें लंदन में जाती थी। तो जिन्ना साहब ने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही थी कि हमारी एक अपनी सुप्रीम कोर्ट होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। और फिर आपको पता है कि कायदे आजम ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ही हलफ लिया था बाद में गवर्नर जनरल का। तो अगर इतनी बात होती तो उस वक्त वो बना देते कॉन्स्टिट्यूशनल कोड। और 47 की अपनी स्पीच में जहां उन्होंने फंडामेंटल्स का 11 अगस्त 1947 को जब उन्होंने फंडामेंटल्स ले डाउन किए थे पाकिस्तान के आइन के, उस वक्त वो ले डाउन कर देते। उनको नहीं पता, बिलावल साहब ने उसको ही उठा के जो है वो उधर कर दिया है। वो तो अजीब-गरीब बातें कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम इस वक्त ये आ रहा है कि जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट अलाउ कर रही है, पहले 18वीं तरमीम अलाउ की गई, उसके नतीजे में फेडरेशन कमजोर हुई। अब ये कभी नहीं हुआ अमेरिका जैसे मुल्क में जो बेसिकली एक कन्फेडरेटिंग यूनिट्स का मुल्क है, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्टेट्स के लोगों की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर नहीं होती। वो इट्स एन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शन है। अपॉइंटमेंट का जो ये कमीशन बना रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, उसके ऊपर तो इत्तेफाक राय है कि जो 18वीं आईनी तरमीम में जो तजवीज की गई थी कि पार्लियामेंट का रोल होना चाहिए अपॉइंटमेंट्स में, वो तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक आईनी अदालत बना दें जिसमें बेसिकली वो कह रहे हैं कि जी तमाम सूबों के 2-2 लोग बैठ जाएंगे।
तो फिर आप बताएं, वो तो पार्लियामेंट को ही खत्म कर देंगे आके। वो 8 जज कहेंगे आके कि हम आइन हम तय करेंगे कि आइन क्या है, और वो ही सारे फिर फैसले करेंगे। फिर आपको ये एस्टैब्लिशमेंट की भी ये भी जो अपना इशू है ये भी खत्म हो जाएगा, पार्लियामेंट भी खत्म हो जाएगी, एंड वी विल हैव ईरान का जैसे एक वलायत फकीह का तस्वुर है, हम वो इम्प्लीमेंट कर देंगे वहां पे। कौन से मुल्क में इस तरह से होता है? और कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सिवाय साउथ अफ्रीका के कहीं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि 2 कोर्ट्स आप सुप्रीम कोर्ट्स बना दे। साउथ अफ्रीका में भी उस वक्त ये था कि अपार्थाइड रजीम थी, तो वहां पे नेल्सन मंडेला और इन्होंने सोचा कि हमें ये जजेस को बाईपास करना है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इस वक्त मसला ये है, मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर इनके हवासों पे छा गए हैं। भाई मुनीब अख्तर ने जब फैसला दिया था कि जो नो कॉन्फिडेंस मूव को कासिम सूरी ने जब डिक्लेयर किया कि वो नहीं हम उस पर वोटिंग कराएंगे, तो मुनीब अख्तर उस वक्त तो बड़ा अच्छा था कि उन्होंने इलेक्शन भी करवा दिए और वो हमारी नो कॉन्फिडेंस भी फारिग कर दी, और अब साथ बात बुरा हो गया। मंसूर शाह बहुत अच्छा था तब पंजाब में और केपी में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन नहीं कराए, अब रिजर्व सीट्स के ऊपर आके बुरा हो गया। अगर आपने एक एक फैसले के ऊपर फैसला करना है कि फलाना बंदा जज होगा फलाना नहीं होगा, तो फिर कैसे निजाम चलेगा? लेकिन इनको तो अपनी गलतियों से इन्होंने कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि पीएमएलएन की एक रिकरिंग प्रॉब्लम यही रही है ना फवाद साहब, क्योंकि वो दे वांट टू बी ऑल कंट्रोलिंग, कि मतलब देखें जी 5 नाम आएंगे लेकिन चूज मैं करूंगा। तो चूज उन्होंने किया मुशर्रफ को भी, उन्होंने चूज किया बाजवा को भी, उन्होंने चूज किया राहिल शरीफ को भी, तो उनकी चॉइसेस जो है वो इतनी अच्छी खास होती नहीं है। अब ये भी कह रहे हैं कि दे विल बी द वंस टू डिसाइड कि आईनी कोर्ट का पहला जज कौन होगा। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा को उसमें अब हम क्या, उसमें ग्रे एरिया है। अब मंसूर अली शाह साहब नहीं है, मुनीब अख्तर साहब नहीं है, तो फिर थर्ड मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा? और याया अफरीदी साहब की बारी आती है, क्या याया अफरीदी साहब को लगाएंगे, मगर उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट को वो बिल्कुल ओएसडी कर देंगे? क्या आप देख रहे हैं ये होता हुआ? देखिए, पहली बात तो सना ये है कि अगर ये आईनी तरमीम मंजूर होती है तो कोई ऑनरेबल आदमी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनेगा। या अफरीदी हो, मंसूर अली शाह हो, मुनीब अख्तर हो, ये लोग घर चले जाएंगे और ये इस्तीफे दे देंगे। हाई कोर्ट्स में भी बड़े लोग इस्तीफे दे देंगे, क्योंकि इस निजाम के अंदर तो सिर्फ नौकरी पेशा बंदा ही सर्व कर सकता है ना, कोई ऑनरेबल आदमी के लिए सर्व करना। अब आपने इसको बेसिकली आप इसको बनाना चाहते हैं, कराची पुलिस बनाना चाहते हैं, FIA या इस्लामाबाद लाहौर पुलिस बनाना चाहते हैं, जिनकी यानी कि कोई हमने तमाम इदारे तो इन्होंने खत्म कर दिए। स्पीकर का ऑफिस खत्म हो गया है, सेनेट के चेयरमैन का ऑफिस खत्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया है, आपकी पुलिस तबाह हो गई है, FIA तबाह हो गई है। अब ले दे के जो थोड़ा बहुत फंक्शनल इदारा है पाकिस्तान की अदालतें और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आप उनको भी जो है वो उन इदारों की सजा पे लेना चाहते हैं। सो आप इनको इनकी ये गलत फहमी है कि मुल्क के तमाम इदारे तबाह करके ये मुल्क जो है वो इस तरह से चल जाएगा। बट द बिगेस्ट आई थिंक द आयरनी राइट नाउ इज कि मेरे ख्याल में ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसका फेडरेशन को शदीद नुकसान पहुंच रहा है, और जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ने आंखें बंद की हैं इनके कामों के और इनके कारनामों के ऊपर, वो एक बहुत ही अफसोसनाक है। मतलब आप देखें कॉन्टेक्स्ट तो आप देखें, आप जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी जो आप अभी मैं सुन रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि जी जो आईनी बेंच बने उसमें हर सूबे से आप जज डाल लें। क्यों डाल लें? आप एक फेडरेशन है या नहीं है, आप फैसला कर लें। ये क्या बात हुई कि आपने हर चीज के ऊपर जो है वो सूबों में इस तरह से डिवीजन्स डालनी है और आपने कन्फेडरेशन को मजबूत करना है? तो फिर तो कोई नहीं, हर बंदे ने अपने चीफ मिनिस्टर लगा लिया है और चीफ मिनिस्टर के जरिए सारे करप्शन कर रहे हैं। आपके सामने है जो चीफ मिनिस्टर्स का इस वक्त रोल है। पिछले जब से 18वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई है पाकिस्तान के अंदर बेड़ा गर्क हो गया हर सिस्टम का। NFC अवार्ड का सिस्टम, और जो 4 चीफ मिनिस्टर्स हमारे लगते हैं ना वो किसी डिस्ट्रिक्ट को पैसे देते हैं, MPs उनसे नाराज होते हैं, सूबाई वुज़रा उनसे नाराज हैं, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया है। आपने अच्छा खासा जो मुशर्रफ साहब के दौर में नाज़म्स का निज़ाम था जो बहुत जबरदस्त चल रहा था वो खत्म कर दिया। अब किसी डिस्ट्रिक्ट के पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। अब मरियम नवाज जिस तरह पैसे खर्च करती हैं, देखिए अकबर बादशाह भी इस तरह से पैसे खर्च नहीं कर सकता था जिस तरीके से ये लोग जाके इतने अरबों रुपए जाके खर्च कर देते हैं। मैं तुम्हारे सर पे वार देता हूँ वार, ये तो तमाशा बन गया मुल्क में। हाँ सर, लेकिन आखिर में ये बताइएगा जो JUIFA ने सबसे अक्लमंदी का काम किया, एक तो 176 केसेस के लिए उन्होंने कहा है आईनी कोर्ट की जरूरत नहीं है। मतलब हम अपने खर्चे भी देख लें, क्योंकि जजेस की मराहत भी होती हैं, जजेस की तनख्वाहें भी होती हैं, अभी हम सिर्फ लोन पे चल रहे हैं। दूसरा वो ये कि उन्होंने मिलिट्री चीफ की जो अपॉइंटमेंट है या उसकी एक्सटेंशन है
वो कहा है, मशरूर कर दिया है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर फैसला करेगी। तो ये आप समझते हैं कि इसमें कामयाब हो जाएंगी, ये शिक कामयाब हो जाएगी? आई थिंक इट्स अ वेरी श्रूड मूव। आई थिंक सारी सियासी जमातों अगर को इस पे तो एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। ये तो जो उनकी तजवीज है कि एक पार्लियामेंट की कमेटी हो जो एक्सटेंशंस के मामलात को देखे, ये जायज बात है और बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब वो फैसला कर लें कि एक्सटेंशन की जरूरत है या नहीं है, और इससे एक पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी भी आएगी। इस पार्लियामेंट में अब प्रॉब्लम तो ये आ जाता है ना सना कि जब सारी पार्लियामेंट ही जो है वो एस्टैब्लिशमेंट लेके आई हो, तो वो पार्लियामेंट किस मुंह से एस्टैब्लिशमेंट का जो पोजीशन है वो देखेगी या करेगी। बट स्टिल आई थिंक। अच्छा, आपको लग रहा है पीटीआई के जो मेंबर्स हैं, वो जो 38 हैं, जो बेचारे किसी गिनती में नहीं है, इलेक्शन कमीशन से पता नहीं कौन सी दुश्मनी का बदला ले रही है, तो वो किस तरफ जाएंगे आपके नजदीक? विल दे गेट द वोट्स फ्रॉम देम या जेयूआईएफ कहीं मान जाएगा? क्या लग रहा है आपको? ना, मेरा ये ख्याल है कि जेयूआईएफ के बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती। मौलाना फजलुर रहमान को रौंद के आगे जाना जो है वो बड़ा पार्लियामेंट के अंदर भी मुमकिन नहीं है, पार्लियामेंट के बाहर भी मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए ना, इसके नतीजे में अब दो चीजें जो चल रही हैं कि जी मौलाना के हमने एमएनए तोड़ लिए हैं और 2 सेनेटर तोड़ लिए हैं। इसके नतीजे में अगर मौलाना जो है वो पीटीआई की तहरीक को ज्वाइन कर लें स्ट्रीट्स पे, और दोनों मिलके वकला की तहरीक को ज्वाइन कर लें, जो भी शुरू होनी है, कोई रोक ही नहीं सकता, वकला की मूवमेंट शुरू होनी है, तो वो अगर ज्वाइन कर लें और लॉयर्स जेयूआई और पीटीआई अगर इकट्ठे हो जाए, तो फिर ये एक इतना लीथल आई वुड से कॉम्बो है कि हुकूमत के लिए उसको सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो मेरे लिए मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है मौलाना फजलुर रहमान को बाईपास करके। You're painting quite a bleak picture, but thank you so much. And इस शिक को अगर कामयाब कर दिया तो जाहिर है फिर nobody will overstay their welcome. Thank you so much, फवाद चौधरी साहब. We're going to take a break now and come back with नफीसा शाह साहिबा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं इस ब्रेक के बाद. एंड वेलकम बैक. हमारे साथ मौजूद है नफीसा शाह साहिबा. नफीसा शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कायम अली शाह साहब से भी मुखातिब हुए आज, और वो खजूरों की बात कर रहे थे, तो मुझे आपकी याद उस वक्त भी आई, और थैंक यू आप प्रोग्राम में आई. सबसे पहले ये मैं जानना चाहूँगी कि मौलाना साहब कल तशरीफ़ ले जाएंगे कराची, और उन्होंने मुलाकात करनी बिलावल से, और वो ये कह भी रहे हैं कि हमने खासी हमांगी आ गई हमारे मुसव्वदे में. जो शुरू में आया था वो तो नाकाबिल कबूल था मुसव्वदा, लेकिन अब हम जिस अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम मांगी है. बट आज बिलावल साहब अगेन ऑफ कोर्स उन्होंने आईनी कोर्ट्स को ही कहा है कि आईनी कोर्ट तो लाजमी बननी है, और दूसरी तरफ जेयूआईएफ का मुतालबा यह है कि 176 केसेस के लिए आईनी कोर्ट की जगह एक आईनी बेंच बना लिया जाए. तो आपको लग रहा है इस पर कोई तजाद रहेगा या ये स्मूथ फ्लो होगा? सियासत में हर जमात अपनी अपनी पोजीशन लेकर आगे बढ़ती है, और अच्छी बात यह है कि चेयरमैन बिलावल की जरदारी ने अपने पूरे कार्ड जो है वो अवाम के आगे रखते हैं, बार काउंसिल के आगे रखते हैं, सिविल सोसाइटी के आगे रखते हैं, सियासी जमातों के आगे रखते हैं विद ग्रेट क्लैरिटी. और वो उसको तारीखी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं, वो उसका सियासी पर्सपेक्टिव दे रहे हैं. और इस वक्त तो के जो कोर्ट एक बैटल फील्ड जो इतने तजादात हो गए हैं कोर्ट्स में, और पिछला जो हमारा अगर आप दौर देखें, जमहूरी दौर इस मुल्क का है, माजी में से कोर्ट जो है वो हर इलीगल ब्रेकअप को रैशनलाइज करती गई है. लेकिन जो मौजूदा जमहूरी दौर है उसमें बराह रास्त कोर्ट में एक पॉलिटिकल अपनी एक पोजीशन की हुई है, वो उसको वोटों के उस पर सियासी जमातों के साथ एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन और जजमेंट लेकर. तो बहुत जरूरी है कि अगर हम जमहूरियत का तसलसल आगे बढ़ाएं तो हमें इस आईनी ढांचे में बैलेंस रखना है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने अपने सारे कार्ड हमने बैंक से पॉलिटिकल पार्टी शो किए हैं. बाकी जमातों के जो है वो रिस्पॉन्सेज इस पे आ रहे हैं. तो इस वक्त जो पोजिशनिंग है वो पीपल्स पार्टी ही ड्राइव कर रही है डिबेट को, पीपल्स पार्टी ही एजेंडा को ड्राइव कर रही है, आईनी कोर्ट के तस्वुर को ड्राइव कर रही है. अब उसमें यकीनन एट द एंड ऑफ द डे पीपल्स पार्टी को कभी भी जीरो सम गेम की सियासत में यकीन नहीं करते. यकीनन कोई ना कोई अगर इसमें आगे बढ़ना है तो हर पार्टी का पर्सपेक्टिव जो है वो अहम है,
और जो आगे बढ़ेगी उनको मिडिल ग्राउंड होना भी ऐसे चाहिए। लेकिन उसका जो विजन है, हम चाह रहे हैं कि वो विजन किसी तरीके से आगे बढ़े आईनी कोर्ट। अच्छा, ये जो विजन है 184(3) को अबॉलिश कर देना और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा और फुल एंड फाइनल फैसला होगा, इसके ऊपर कोई अपील नहीं हो सकती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का नाम तब्दील कर देंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे रहेगी? देखिए, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स के लिए है। और हमने देखा कि माजी में जब भी सुप्रीम कोर्ट मकसद बना है डिबेट का, उन्होंने पॉलिटिकल क्वेश्चन किए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जाकर वो वहां खड़ी हो गई है। न सुप्रीम कोर्ट को हमने वैसे के पॉलिटिकल पार्टीज दिया है और नहीं उन्होंने जो टिकट के पीछे वो भी इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व। तो इसलिए जरूरी है कि इन दो चीजों को सेपरेट करें। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उस हद तक मैं आपके साथ हूँ कि कोर्ट्स का इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमारा डायलॉग सबके साथ होना चाहिए कि हाउ डू वी इंश्योर कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंट करे। लेकिन जहां तक देखिए फिनैलिटी तो सुप्रीम कोर्ट में है, तो अब वही चीज अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में उसको आपको कहीं ना कहीं फिनैलिटी तो देनी है। इट इज द लास्ट कोर्ट ऑन एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स गो। यही एक कोर्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो है। और कल देखने की बात यह है कि शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट है वो फाइनली शुरू हो जाएगा। इसमें 10 ममालिक शरीक हैं और ऑफ कोर्स इंडिया के जयशंकर साहब भी आ रहे हैं जो वज़ीर ख़ारजा हैं इंडिया के। तो क्या कोई बर्फ़ पिघलेगी? और बर्फ़ की बात हो तो क्या बर्फ़ पिघलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, क्योंकि हुकूमत ने तो शायद ठान ली है कि खान साहब को ना डॉक्टर से मिलने देना है ना किसी और से मिलने देना है। तो क्या ये कल हम देखेंगे PTI वही करेगी जो 2014 में उसने किया था? पहले तो वो आने से कैंसिल कर दिया था, अब तो आ ही गए हैं, उसके बावजूद उनको तंग करना ज़रूरी है। ये जानिए और भी बहुत कुछ। स्टे विद अस एंड वी विल सी यू टुमारो।